जैन मेरे सीटेट के प्रिय अभ्यर्थी, आपका स्वागत है हिंदी प्रीवियस ईयर सीटेट 2012 का जो पार्ट 4 का चैप्टर है। जैसा कि आप देखें, कल हम गद्यांश और पद्यांश को हल कर रहे थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं। जो गद्य का क्वेश्चन रहा, पद्य का क्वेश्चन रहा, गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर में। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत। उसी से रिलेटेड हम 2011 से का जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन था हल करवाए थे हिंदी का, और 2012 का क्वेश्चन आपके सामने कल गद्यांश का हल करवाए थे। जो पार्ट 3 था, जो वीडियो आपके सामने पार्ट 3 वाला गया था। आज वीडियो पार्ट 4 में हम इस गद्यांश के से नहीं बल्कि हिंदी पेडागाजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे, जिसमें आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन कहते क्या हैं? क्वेश्चन 46 से 50 नंबर का है। प्रीवियस ईयर 2012 के 46 से 50वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भाषा क्या है? जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने का पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों की को साधती है। व्याकरण पर आधारित होती है। भाषा क्या है? आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। भाषा के बारे में क्वेश्चन आपसे भाषा के बारे में पूछ रहा है कि भाषा क्या है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना। व्याकरण की कोई बात नहीं करती भाषा। इस विकल्प के अनुसार जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। सीखने और सिखाने में, ये तो बिल्कुल बात सही। सीखने और सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, जिसमें भाषा की बात कही गई है, ना कि पाठ्य पुस्तकों की बात कही गई है। भाषा आपसे ये क्वेश्चन आपसे भाषा के बारे में जानना चाहता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है कि जो जीवन की स्थितियां होती है, जो जीवन की विभिन्न स्थितियां होती हैं, उन्हें भाषा साधती है। और उन्हीं से भाषाओं के माध्यम से हमारी जो भावों का आदान प्रदान होता है, हमारे जो भी हमारे अंदर जो बातें रहती हैं उसका आदान प्रदान होता है। भाषा के माध्यम से हम सभी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और माने जीवन के सभी कार्यों को करीब करीब सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ये विकल्प आपके सामने सही है। व्याकरण पर ही आधारित होती है? नहीं, भाषा हमारी व्याकरण पर आधारित नहीं होती है। भाषा निम्नलिखित से 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हमारी जो जीवन व्याकरण की भाषा होती है वो मतलब मौखिक भाषाएं भी होती हैं। हमारे जो हम मुख से बोल करके अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ये हमारी मौखिक भाषा हुई। और लिखित भाषा के अंतर्गत आता है जो लिख करके हम किसी भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी भी अपने बात को, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, वो लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा अपने संकेत के माध्यम से जो भाषाओं को हम बताते हैं वो सांकेतिक भाषा हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा के अंतर्गत व्याकरण की बात कही गई, व्याकरण पर आधारित होती है भाषा, लेकिन वो पूर्ण रूप से आधारित नहीं होती है। व्याकरण पर ही आधारित, यानी ही शब्द का प्रयोग दिया गया, यानी उस पर ही आधारित नहीं होती है, बल्कि भाषा हमारी मतलब जैसे मातृभाषा हुई, वो हमारे विचारों के माध्यम से भी होती है, व्याकरण पर आधारित नहीं होती है। लेकिन इन क्वेश्चंस के आधार पर भाषा पर ही आधारित, व्याकरण पर ही आधारित नहीं होती है। जबकि इस जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। यह आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। आपके सामने 4 विकल्प है। चारों विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इस क्वेश्चन के आधार पर देखिए क्या कह रहा है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे।
और ऑप्शन डी, बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने, कौन सा विकल्प सही है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए, हम कल आपसे एक बात कहे थे कि सीटेट की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिकतर हमारे गुरुजी बताते हैं कि अधिकतर जो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर होता है, जो लंबे लेख लिखे रहते हैं आंसर के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं 85% सही माने जाते हैं। और वो जो उनकी ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सबसे लंबा लिखा गया है, सबसे ज्यादा लिखा गया है और सबसे बड़ा ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमको ये समझ, वो ट्रिक हमको ये संदेश दे रही है कि इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये बात उसमें सुनिश्चित करता है। पत्र पत्रिकाओं में शिक्षण सामग्री की बात कर रहा है और किसी पत्र पत्रिकाओं की बात, इसमें पत्र पत्रिकाओं की बात पूछी गई है, जबकि शिक्षण सामग्री का उपयोग होने की बात कह रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का, फिर ये समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात आ गई। यह भी ऑप्शन आपके सामने सब क्वेश्चन के आधार पर सही नहीं होंगे। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, शीर्षक याद करने की बात नहीं कर रहा है, ये याद करने की बात क्वेश्चन नहीं कह रहा है। बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, इसमें प्रतिक्रिया की बात कहेगी, ये सही है। अगर हम किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो उस क्वेश्चन के आधार पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हम उसको मतलब कहीं ना कहीं वो सही माना जाता है। और ये सही प्रतिक्रिया देने की बात कह रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि यानी भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह आपके सामने जो 47 नंबर का क्वेश्चन था उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों में कौन से कौशल का विकास करना चाहती है। इसमें यही कहा गया है कि बच्चों में वो किस कौशल का विकास करना चाहती है। जो सुलेखा है, आपके सामने 48 नंबर का क्वेश्चन, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। बाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला, इस बाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला बनाना चाहती है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, यानी वो बातचीत कर रही है लेकिन अपने मन के अंदर वो उसका क्वेश्चन चल रहा है, वो बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन आपका बी। सी ऑप्शन कह रहा है समय नष्ट कर रही है, यानी वो बातचीत करके अपने समय को खत्म कर रही है, समय नष्ट कर रही है, ऐसा कह रहा है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ये ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश की बात कह रही है, परिवेश दे रही है। आपके सामने ये 48 नंबर का चारों विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प में से आपको सही ऑप्शन का उत्तर का चुनाव करना है। इसमें आप अगर हमारे ट्रिक को याद किए होंगे तो सबसे लॉन्ग वाला आंसर सही होगा। कहीं ना कहीं वो इस पे आधारित है कि सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन आपके सामने से, आप बताएं कि सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन कौन सा है। बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है, वो बाचाल नहीं बनाना चाहती है, वो बातचीत के माध्यम से उनको एक परिवेश दे रही है, उनके परिवेश देने की बात करें, जो परिवेश की बात आती है तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये तीनों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल इसके क्वेश्चन के आधार पर गलत है। जबकि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को भाषा अर्जित करने में, ये भाषा अर्जन की बात कर रहा है, भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है, वो उनके अंदर भाषा अर्जित करने के में प्रवेश दे रही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। तो सुमन क्या कह रही है, सुमन जो ये सुमन है, ये सुमन बचपन से, ये सुमन ये जो सुमन है ये बचपन से गुजराती देखिए ना, गुजराती बोल समझ लेती है, यानी बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। वो गुजरात में रहती है, बचपन से वो बोल भी ले रही है गुजराती भाषा और वह समझ भी लेती है। उसके बाद वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, लेकिन वह विद्यालय कभी नहीं जाती है। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन पहले देखने में लगा कि भाषा
अगर पिछड़ापन रहेगा तो वो ना तो बोल सकती है और ना ही समझ सकती है। अगर उसमें पिछड़ापन रहेगा तो कैसे वो समझेगी, कैसे वो बोलेगी। लेकिन उसके सामने आपके सामने 3 विकल्प है, तीनों विकल्पों में आपको चयन करना है, चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन के आधार पर मतलब सही आंसर होगा इसका। देखिए बताइए, इसमें जो आपका 49वां नंबर क्वेश्चन है, 49वें नंबर में सबसे पहले जब बालक कहीं भी मतलब उसका जन्म होता है, धीरे धीरे वो 6 महीने का होता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का होता है, तो वो अनुकरण करता है। अनुकरण करने का मतलब कि भाषाओं का अर्जन करता है। भाषा वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है, यानी अपनी माता जी के अनुसार, जो माता जी जो जैसा व्यवहार, जो जैसी भाषा का प्रयोग करती हैं, बालक उसी भाषा का प्रयोग करना धीरे धीरे शुरू करता है, यानी मातृभाषा का अर्जन करता है। और अर्जन करने के बाद वह धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके और उस भाषा को बोलने का मतलब बोलने का प्रयास करता है। माँ माँ शब्द का प्रयोग करता है, फिर कुछ ऐसे जो वर्ण आते हैं, चा शब्द का प्रयोग करता है, पा शब्द का प्रयोग करता है, प वर्ण का प्रयोग करता है। इसी तरीके से धीरे धीरे वो वर्णों का प्रयोग करना शुरू करता है और लास्ट में एक शब्द का चयन करता है। उस शब्द के बाद वो माँ या पापा इस प्रकार के शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो एकदम उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है कि जो सुमन है वो बचपन से ही गुजराती बोल लेती है और समझ भी लेती है। कहीं ना कहीं वो गुजराती परिवेश, अर्थात उसकी जो बोल भाषा है, वहाँ का जो मातृभाषा है वो गुजराती है, तभी वो बोल ले रही है और समझ ले रही है, क्योंकि उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा बोलने और समझने के लिए बहुत आसानी से बच्चा समझ लेता है और बच्चा बोल भी लेता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कभी विद्यालय नहीं जाती है, यानी जो सुमन है वो कभी विद्यालय नहीं जाती है। विद्यालय में अधिगम होता है, ना कि अर्जन होता है। मातृभाषा का अर्जन, जो भाषाओं का अर्जन, वह शुरू से यानी जन्म के समय से ही मातृभाषा का अर्जन या कहीं हमारा परिवेश हो उसका अर्जन किया जाता है, जबकि विद्यालय में भाषाओं का अधिगम होता है। पाठ्य पुस्तक से हमारा अधिगम शुरू होता है। उसके बाद ये कह रहे कि विद्यालय नहीं जाती, उसका उदाहरण है भाषा अर्जन से, यानी वह भाषा अर्जित कर रही है, वह भाषा सीख रही है, भाषा का अर्जन कर रही है। वो माँ के द्वारा बोली गई भाषा या उस समाज उस परिवेश के द्वारा, परिवार के द्वारा बोली गई भाषाओं का अर्जन कर रही है। सुमन का प्रति तो आपके सामने जो 49वें नंबर का एक ऑप्शन रहा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, भाषा अर्जन का। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक, यानी देख लीजिए सतत और व्यापक की बात कर रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर 1, केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों में कितना सीखा है, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रतिक्रिया को जानना समझना। इसमें जानने और समझने की बात कर रहा है। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं 50वें नंबर क्वेश्चन का। आप इसमें सबसे पहले भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जाने कि उद्देश्य क्या है। हमारी ट्रिक याद होगी तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प कि कौन सा विकल्प सही होगा। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना एवं समझना। यह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के आधार पर। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना एवं समझना। चलिए आपके सामने 51वां नंबर क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वचन का जो सस्वर वाचन होता है, सस्वर वचन होता पठन होता है, इसमें बालकों के द्वारा किसी भी यानी किसी भी पाठ का सस्वर मतलब बोल करके पढ़ने का जो पठन होता है, जो बोल करके पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे गुरुजी रहते थे, जब हम लोग 3-4 में पढ़ते थे तो वो पहाड़ा को पढ़ाते 2 के 2 2 दूना 4, वो तेजी गति में बोला बनवाते थे बच्चों को बैठा करके, और बैठाने के बाद वो मतलब एक लड़के को खड़ा करते थे और उससे कहते थे पहाड़ा सुनाओ, और वो पहाड़ा पढ़ता था 2 के 2, और हम लोग भी पीछे से 2 के 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8, यानी खूब तेज गति से अपने जितनी तेज आवाज हो उतनी तेज आवाज में हम लोग मतलब उस पहाड़ा को पढ़ते थे, और वो पहाड़ा हमको बहुत आसानी तरीके से याद हो जाता था, ना तो लिखना पड़ता था ना ही कहीं किसी से पूछना पड़ता था। हम एक ही बात रोज शाम को जब 3 बजता था, बेल लगती थी, तो हम गुरुजी बाहर निकलवा करके 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे तक
यानी दो का पहाड़ा किसी से, 4 का पहाड़ा किसी से, 6 का पहाड़ा किसी से, 10 का पहाड़ा किसी से। इसको जहाँ तक याद रहता था 20 तक 25 तक, हम लोगों को 30 तक पहाड़ा याद करवाए थे, और वो पहाड़ा आज भी हम लोगों को याद है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जब बच्चों को सस्वर वाचन में पढ़ाया जाता है तो उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, एग्रेसिव रहती हैं, और बच्चा सीखने में आसानी महसूस करता है। ये मेरी फीलिंग जहाँ तक है। जबकि जो हम देखते हैं जो वैदिक शिक्षाएं दी जाती हैं गुरुकुल में, उनमें अधिकतर देखता हूँ कि सस्वर वाचन में ही वाचन करवाया जाता है, पठन करवाया जाता है, पठन कार्य का जो संचालन किया जाता है वो सस्वर वाचन में ही किया जाता है। लेकिन अधिकतर जो विद्यालय होते हैं, जैसे हम उच्च क्रम मतलब प्राथमिक स्तर से जब उच्च क्लास में जाते हैं तो हमें वो मौन वाचन में पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। जैसे बालक बैठ करके, अब तो नई जो सिस्टम चल रहा है लाइब्रेरी का, उसमें बच्चे जब बैठ जाते हैं ना, तो जब मौन होकर के बैठते हैं वो अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे, ना ही किसी से बोलना, ना ही किसी से सुनना। जबकि मौन वाचन में पढ़ी गई बातें हमें कभी कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, लेकिन सस्वर वाचन में पढ़ी गई चीजें वो हमारी ज्ञानेंद्रियां एग्रेसिव रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, झंझनाहट कंपन होती है हमारे शरीर में, और हम उन सारी चीजों को माने आसानी से सीख जाते हैं, और भूलने में हमें काफी समय लगता है। लेकिन अगर हम मौन वाचन करते हैं, मौन पठन करते हैं, बालक कहीं भी मौन पठन करता है तो उन्हें सीखने में तो जैसे टाइम लगेगी, लेकिन अगर माइंड में बैठा तो जल्दी आसानी से भूल भी जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से जो हमारा हमारा ध्येय है उसके प्रति, कि अगर हमें बच्चों को अगर सिखाना है 5 तक की मानी प्राथमिक जो प्राथमिक स्तर की क्लासें हैं, उसमें बच्चों को सस्वर वाचन में पढ़ने के लिए दिया जाए। मैं देखता हूँ अधिकतर जो कुछ जो लड़के गुरुकुल वगैरह में शिक्षा लेते हैं, उनका माइंड बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। सिर्फ ये उसके ऊपर ये आधारित है कि मतलब जैसे वो जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती है, जो उनके शरीर के हाव भाव हैं, वो शरीर की जो गति है वो कंपन करती है, और कंपन के आधार पर उनको यानी बोलने के बाद जो हमारी शरीर से जो ऊर्जा का संचार मतलब ऊर्जा का जो विसर्जन हो रहा है, तो फिर हमारे शरीर में जो कंपन आ रहा है उस कंपन के आधार पर हमें सीखने में समय तो लगेगी, लेकिन वो हमेशा पूरे जीवन पर्यंत तक बातें याद रहती है। आज भी पहाड़ा वहाड़ा हम लोगों को बहुत मतलब अधिकतर मैक्सिमम 25 से 28 तक याद है। सिर्फ कारण उसका यही है कि मतलब वो हम लोगों के समय में जब हम लोग 3 4 5 में पढ़ते थे तो वो हम लोगों को बोल करके पढ़ाया जाता था। आलेख वालेख गुरु जी बोलते थे तो आलेख बोल करके लिखवाते थे, पहाड़ा वहाड़ा मतलब गिनती उनती वो मतलब बैठा करके करवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो सस्वर वाचन का जो वो है वो बहुत अच्छा है। चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना। ये तो बिल्कुल गलत है, मौन पठन से संबंधित नहीं होगा। मौन पठन सस्वर का मतलब बोला बोल करके पढ़ना, बोल करके पढ़ना, ये तो बिल्कुल बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। कहीं ना कहीं यह भी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की पढ़ने से संबंधित झिझक को समाप्त करना। जब बच्चे बोल करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहले उनको झिझक महसूस होती है कि मैं सही नहीं कह पाऊंगा या मुझसे सही नहीं होगा, या फिर जैसे हम लोग शुरू में जब आते थे यहाँ पढ़ाने मतलब खड़ा होते थे, तो हम लोग को गुरु जी पढ़ाए थे। अब गुरु जी के स्थान पर अगर हमको खड़ा होना तो जैसे हमारा पैर और कांपना शुरू कर देता था कि हम कैसे खड़े होंगे, कैसे वहाँ क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी कहे कि नहीं आप चलिए वहाँ खड़ा होइए, फिर आप अपने वाचन को करिए, धीरे धीरे समझाइए, बोलिए, ये टॉपिक उठाइए, इस टॉपिक को तैयार कीजिए, इस प्रकार से पढ़ाइए। तो धीरे धीरे जब हम आने लगे, आने के बाद हमारे अंदर की सारे जो भी डर थी, जो झिझक थी, वो खत्म होते चली गई। यही आधार होता है कि बच्चों को अगर हम मौन वाचन में पढ़ाए, बच्चों को अगर हम इस सस्वर वाचन में पढ़ाएंगे तो बच्चे धीरे 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 उनके अंदर की झिझक खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इस मुख्य इसके उद्देश्य के में कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें मुख्य की बिंदु की बात किया है। बोलकर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। ये आपके सामने चारों विकल्प है, इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बोल हाँ, कौन सा विकल्प आपका बोल करके पढ़ना, सस्वर बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बोल करके पढ़ना भी आपका सही है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य की बात किया है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो बच्चों के अंदर विकार है, जो बच्चों के अंदर कमी है, जो झिझक है, उस झिझक को खत्म करने की बात यानी उसको समाप्त करने की बात है इसके अंदर सस्वर वाचन में। उसकी झिझक खत्म हो जाएगी, वो बोल करके जब बोलना शुरू कर देगा, बोल करके पढ़ेगा तो बालक के अंदर की झिझक खत्म हो जाएगी। ये सस्वर वाचन के अंतर्गत आता है। चलिए 91
51वां क्वेश्चन जो आपके सामने 51 क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है। 52 नंबर का क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे कम की बात किया है। भाषा शिक्षण में सबसे कम की बात किया है। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषाई अभ्यास, भाषिक प्रवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही लग रहा है आपके इस क्वेश्चन के आधार पे। भाषाई अभ्यास की बात कर रहा है, भाषिक प्रवेश की बात कर रहा है। इसमें सबसे जो भाषा शिक्षण है इसमें कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे पाठ्य सामग्री इसमें बहुत कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के आधार पे जो आपका सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो पाठ्य सामग्री की बात कर रहा है। 52 नंबर का सी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम 53 नंबर की तरफ चलते हैं, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। जो सतत मूल्यांकन है उसका एक निहितार्थ है बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। ये चार विकल्प हैं। सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है ये क्वेश्चन आपसे, सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है। इसका निहितार्थ क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, निहितार्थ जानना चाहता है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है, निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग में निरंतर अवलोकन करना, यहाँ अवलोकन की बात कर रहा है। बच्चों की परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करने की बात कर रहा है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेने की बात कर रहा है, हर महीने परीक्षाएं लेने की बात कर रहा है, हर महीने परीक्षाएं लेने की बात कर रहा है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, आप इसका आंसर दें। तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए कि बच्चों को भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करने की बात ये बिल्कुल सही है। जो सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें हम हमेशा निरंतर बच्चों का अवलोकन करते हैं कि बच्चा क्या सही कर रहा है, क्या क्या गलत कर रहा है, या बच्चा कितना सीखा है, उसका अवलोकन करेंगे। फिर उसी के आधार पर हम उसको मतलब आगे सिखाने का उद्देश्य रखेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा उसको आगे सिखाने का। तो इस आधार पर 53 नंबर का क्वेश्चन रहा, इसका जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 54 नंबर का विकल्प क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भाषा के आधारभूत कौशल हैं, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, भाषा के आधारभूत। 54 नंबर का क्वेश्चन है वो भाषा के आधारभूत कौशल की बात कर रहा है। 54 नंबर का क्वेश्चन वो भाषा के आधारभूत कौशल की बात कर रहा है। क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं या हमेशा अर्जित किए जाते हैं। भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। सर्वथा पृथक है, यानी पृथक का अर्थ होता है बड़ा, और अंत में अंत संबंधित होते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने चारों विकल्प हैं। 54 नंबर का एक क्वेश्चन कौन सा सही है आप इसमें बताएं। क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। भाषा सही है, भाषा का हमेशा अर्जित की जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। सर्वथा पृथक है, हमेशा भाषा बड़ी नहीं होती है। हमारी मातृभाषा हमारे लिए बिल्कुल बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोट है, पृथक पृथक छोटी छोटी है। अंत संबंधित होते हैं। आपका जो 54 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें विकल्प आपका बी वाला सही होगा। हमेशा भाषा अर्जित किए जाते हैं, भाषा हमेशा अर्जित किए जाते हैं। चलिए हम 55 नंबर की तरफ चलते हैं कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। जो शिक्षक है, शिक्षक की स्वयं की भाषा है उसका प्रयोग की कुशलता है, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। चार विकल्प आपके सामने, चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि बच्चों की भाषा, हाँ, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है।
शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग की कुशलता है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप की बात कह रहा है। ये विकल्प बिल्कुल कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा है कि वो उसकी आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ये बात सही है। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ऐसी बात नहीं है, उनके भाषा प्रयोग पर प्रभाव ये शिक्षक डालता है, सही है। बच्चों को अलंकारिक, अब हम छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर की जो क्लासें रहेंगी उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, भाषा का अनुकरण करने के लिए कभी शिक्षक बाध्य नहीं करता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, लेकिन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग की कुशलता है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल आपका जो ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर का जो ये ऑप्शन होगा वो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। जो भाषा अधिगम है, जो भाषा अधिगम है और भाषा अर्जन है, उसमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अधिगम क्या कहलाता है और भाषा अधिगम क्या कहलाता है? भाषा अर्जन वो होता है जो अपनी माताओं के द्वारा या अपने समाज के द्वारा, यानी कोई व्यक्ति कोई बोले और हम यानी सुन करके और भाषाओं को सीख करके और उसका प्रयोग करें, वो भाषा अर्जन कहलाती है। लेकिन जो विद्यालय के द्वारा पाठ्य पुस्तक के द्वारा जिस भाषाओं को हम पढ़ करके अपने जीवन में मतलब उपयोग करें, उसको सीखें, वो भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा अर्जन यानी अपनी माता के द्वारा या अपने समाज के द्वारा या अपने परिवेश के द्वारा जो भाषा हम सुन करके सीखे, वो भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर, यानी भाषा अधिगम में जो अधिगम होता है वो हम पढ़ करके, यानी अपने विद्यालय के द्वारा, अपने पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो पढ़ करके भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो अधिगम, भाषा अधिगम कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ये 4 विकल्प आपके समक्ष है। इन चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प सही है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा का कठिनाई स्तर, जो महत्वपूर्ण आंसर होगा आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होगा, ये भाषा का कठिनाई स्तर होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, आपके सामने जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, ये जो भाषा अर्जन होती है बालक के लिए बहुत आसान होती है, जो अर्जन किया करता है बालक वो बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन अधिगम बालक के लिए बहुत कठिन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चले गए मणि उड़ीपुर के लिए, वहाँ या फिर चले तमिलनाडु, वहाँ तमिल बोलते हैं, अगर हम तमिल हमको सीखना होगा तो सबसे पहले हमें उनके परिवेश में रहना पड़ेगा, कुछ दिन उनकी भाषाओं का प्रयोग करने में हमें कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा, फिर उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जब हम तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अधिगम करेंगे, यानी सीखेंगे, और सीखने के बाद उस भाषाओं का परिवर्तन यानी उस भाषाओं को हम सीख पाएंगे। लेकिन भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन यही जो हमारी मातृभाषा है, हम अपने जो हमारा हमारा जन्म हुआ होगा तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना का समय बीता होगा, जो हमारी माताजी भाषा बोलती रही होंगी उनकी भाषाओं को हम सुन करके अनुकरण करके हम भाषा का अर्जन करते रहेंगे, और धीरे धीरे वो अपने जीवन में उपयोग करने लगे, वो हमारा भाषा अर्जन हुआ। हमको सीखना नहीं पड़ा, मतलब हमको पढ़ना नहीं पड़ा, हमको किसी भाषा को कहीं किसी विद्यालय में जाकर के सीखना नहीं पड़ा, किसी संस्था में जाकर के सीखना नहीं पड़ा, तो ये भाषा अधिगम और अर्जन रहा। भाषा अधिगम का अर्थ होता है किसी विद्यालय की पाठ्य पुस्तक के द्वारा मतलब जो सीखी जाए वो भाषा अधिगम है, और भाषा अर्जन जो हमारी मातृभाषाओं यानी जो हमारी मातृभाषा हो जिसको हम सुन करके सीख सकें, वो हमारी भाषा अर्जन है। तो इसमें जो कठिनाई जो भाषा का अर्जन था, इसका महत्वपूर्ण अंतर यही है कि भाषा अधिगम का कठिनाई स्तर, यह विकल्प आपका 56 नंबर का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा, सही विकल्प होगा आपका। चलिए 57 नंबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में डाट से संबंधित पाठ होने चाहिए।
संस्कृत होने चाहिए, साहित्य होने चाहिए, विज्ञान होने चाहिए, ये सभी होने चाहिए। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित पाठ होने चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको चयन करना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। क्या ये संस्कृत होगी, साहित्य होगा, विज्ञान होगा, या फिर ये सभी चारों विकल्प होंगे। जो आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कौन सा मतलब ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित होनी चाहिए। संस्कृत ये बहुत जैसे आमतौर से बात किया जाए तो बहुत कठिन भाषा है। इसका प्रयोग करने के लिए हमें मतलब अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जैसे हमारा काशी का क्षेत्र है, या फिर जो जहाँ संस्कृत अधिक बोली जाती है, या गुरुकुल की क्लासें चलती हैं, जो विद्यालय चलते हैं, उसमें संस्कृत की भाषाओं का प्रयोग बहुत बालक बहुत आसानी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर उस परिवेश से हटने के बाद ये हमारी जो भाषा होती है संस्कृत की भाषा, उसे प्रयोग करने में अधिकतर मतलब से कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। साहित्य की बात करते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित यानी साहित्य से संबंधित पाठ्य होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही। जो हमारे जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए, जिसके जो साहित्य होता है उस साहित्य के आधार पर हम भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कुछ साहित्यों के माध्यम से हम सीख भी सकते हैं भाषाओं को, और मतलब आसानी से सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमको आसानी से सीखने की जो आपके सामने जो 57 नंबर का क्वेश्चन है भाषा की बात कर रहा है। ये जो 57 नंबर का क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी उससे संबंधित की बात, उसके पाठ से संबंधित होने की बात कर रहा है। आपके सामने जो विकल्प है ये संस्कृति का विकल्प है। ये संस्कृति नहीं बल्कि संस्कृत होगा। संस्कृत जो भाषा आपकी है, फिर साहित्य की बात कर रहा है, फिर विज्ञान की बात कर रहा है। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा ये साहित्य का विकल्प, आपका जो बी विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें जो 57 नंबर का जो विकल्प है वो जो विकल्प आपका बी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 58 नंबर का आकलन क्या है। आकलन की बात कर रहा है। आकलन क्या है, आकलन क्या है, आकलन की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं आकलन के बारे में। जो आपके सामने 58 नंबर का क्वेश्चन है आकलन। ये आकलन का अर्थ क्या होता है। आकलन का अर्थ जैसे जो आपके सामने चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से सबसे पहले देखा जाए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। ये 4 नंबर चौथा विकल्प आपके सामने पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। ये चौथा विकल्प है जो आपके सामने। आकलन का अर्थ होता है गिनना। आकलन का जो अर्थ है, आकलन का जो आकलन का अर्थ होता है वो गिनना से संबंधित है। बल्कि जो आपके सामने विकल्प है मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, नहीं, केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या सीखा। इसका जो उद्देश्य होता है वो भी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका विशेष उद्देश्य यही है और ये पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है आकलन हम पाठ समाप्ति पर नहीं कर सकते, बल्कि हम बीच में रुक करके भी उसको वो कर सकते हैं। और जो हमारा भाषा सीखने का जो माध्यम होता है, आकलन भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसका एक अभिन्न अंग है। जो आपका 58 नंबर का क्वेश्चन होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 59 के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। जो मौखिक भाषा है इसके आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। आपके सामने 4 विकल्प है। किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या अनुभव बांटना व बातचीत। ये 4 विकल्प आपके सामने। चारों विकल्प में से आपको चयन करना है कि आपके सामने ये मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। जो आपके सामने मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है वो क्या कह रहा है। अनुभव बांटना, वो बातचीत करना,
मौखिक भाषा की आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि यह अपने अनुभवों को बांटने से और बातचीत करने से बच्चों के अंदर मौखिक भाषा सीखने का बल मिलता है। आपके सामने अनुभव बांटने की बात कर रहा है, ना कि किताब पढ़ने की बात कर रहा है। जो मौखिक भाषा है इसका आकलन सर्वोत्तम तरीका है, उसका सर्वोत्तम तरीका अनुभव बांटना वो बातचीत करने से है। ये आपके सामने जो विकल्प होगा डी ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन, अंताक्षरी की बात नहीं और प्रश्नों को सही उत्तर देने की बात नहीं, बल्कि आपके सामने जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी अनुभव बांटना वो बातचीत करने की बात कह रहा है। जो अनुभव बांटना और वो अनुभव बांटने की बात कर रहा है वो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60वां नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि सही विकल्प कौन सा है। स्वाभाविक, देख लीजिए लिखा है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जहां महत्वपूर्ण की बात किया है, जहां ये महत्वपूर्ण की बात किया है, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपके सामने जो आपका डी विकल्प होगा ये बिल्कुल राइट विकल्प है। चलिए ये आपके सामने हिंदी 2012 से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो गद्यांश और पद्यांश, साथ साथ जो पेडागाजी के क्वेश्चन थे। पेडागाजी का क्वेश्चन वीडियो 4 में, यानी जो वीडियो 4 आएगी, और जो गद्यांश और पद्यांश का है वो पार्ट 3 में आपका मतलब आपके सामने प्रस्तुत होगी। आप लोग इन चारों वीडियो को देखिएगा। उसमें जो 2011 के हमारे द्वारा जो 2011 के प्रीवियस ईयर हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश या फिर जो पेडागाजी से संबंधित क्वेश्चंस रहे उनका वीडियो, फिर 2012 के गद्यांश पद्यांश और पेडागाजी के ये क्वेश्चंस हल कराए गए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ ये 2013 का वीडियो लेकर के, 2013 गद्य से संबंधित, शिक्षण से गद्य से संबंधित और पद्यांश से संबंधित और पेडागाजी से संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।